अच्छा जी बच्चों, हमारे अकाउंटिंग के सिलेबस में टोटल चैप्टर कितने हैं? 10 हैं कि 11? 10 है। ठीक है जी बच्चों, मेरी कोशिश है कि मैं आपको थ्योरी पे फोकस कराऊं ज्यादातर। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह कैलकुलेशन तो आप सबको आती है, और कैलकुलेशन में मैं नहीं समझता कि आपको कोई मसला होगा। माशाल्लाह कैलकुलेशन सारी एग्जांपल्स आई की बुक आपने की होंगी कि नहीं। मसला आता है कि जब पेपर में जाते तो वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही। तो मैं साथ साथ हर चैप्टर में क्या आपको बताता जाऊंगा, थ्योरेटिकल जो एरियाज होंगे वो मैं आपको हाईलाइट करवाते जाऊंगा, वो आपने देखते जाना और उसका अपने नोट्स बनाते जाना। ये मेरा मेन फोकस है। बाकी आप सब लोगों को पोर्टल मिल जाएगा, अभी जो मेरी अकाउंटिंग है जो लेक्चर है उसका डिटेल आपको पोर्टल मिल जाएगा। उसमें अगर फर्ज करें किसी बच्चे का एक टॉपिक वीक है, वीक से मुराद ये है कि वो उस टॉपिक में अपने रेलेवेंट कॉलेज में गया ही नहीं, या कोई मसला हो गया, 1 2 3 4 छुट्टियां हो गई हैं, जब वो वापस आया तो वो उसको उस टॉपिक में मसला आया या समझ नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं आती कि क्या, ठीक हो गया। तो जब तक हम डेप्रिसिएशन तक पहुंचेंगे तब तक आपके पास वो पोर्टल अवेलेबल होगा, आप उसमें बेसिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी देख दो के उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, इनकेस तब भी आप कहेंगे सर वो नहीं मेरे समझ नहीं आई, तो फिर मैं आपको फिर क्लास के बाद जो है ना एक्स्ट्रा टाइम देकर मैं वो कोशिश करूंगा कि वो कमी आपकी जो है वो पूरी हो जाए। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ठीक हो गया। तो बच्चों कोशिश हम ये करनी है हमने कि हम उस पैटर्न पे चले जो आईकैप टेस्ट करता है, जो आईकैप जिसको फोकस करता है। हमने बेसिकली पूरे 3 महीनों में, 4 महीनों में या 5 महीनों में उस एंगल से अकाउंटिंग को देखा नहीं है, या उस तरीके से हमने अकाउंटिंग को तैयार किया नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारे, वो चैप्टर नंबर 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है और 5। ये 10, ये याद रखिएगा बच्चों, इस 9 में, वैसे इस चैप्टर नंबर 9 में ये इन्वेंट्री भी आ जाती है, डेप्रिसिएशन भी आ जाती है, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स भी आ जाते हैं, ऐसे ही है। ये 3 टॉपिक तो सीधे सीधे इसमें आ जाते हैं। इवन के बैड डेट्स भी आ जाता है, और बीआरएस खैर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये टॉपिक तो वैसे मतलब चैप्टर नंबर 9 तैयार करेंगे ना तो इनडायरेक्टली आपके 4 चैप्टर तैयार हो गए। ठीक हो गया। तो हम पहले ऊपर वाले 4 चैप्टर तैयार करने के बाद हम चैप्टर नंबर 9 पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ तक की बात समझ आ गई। लेकिन साथ साथ हम बच्चों हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ना उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात डेली बेसिस पे कर लिया करेंगे, ताकि ये वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एरिया होता है हमारा, क्योंकि इसको हमने कभी खोल के देखा ही नहीं होता कि इस चैप्टर में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें की गई। ये हमारा सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एरिया होता है। और आपने अक्सर फीडबैक देखा होगा, लोगों से सुना भी होगा, अपना भी पेपर अगर आपने दिया होगा तो आपको आइडिया होगा कि पहले 3 चैप्टर में से अच्छा खासा एरिया आता है, ऐसी है। ये सबसे ज्यादा इग्नोर एरिया हमारा ये पहले 3 चैप्टर होते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, और इसमें से अच्छे खासे थ्योरी के सवाल आते हैं जो पेपर में हमारे लिए मसला बन जाता है। तो बच्चों सबसे पहले अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में सबसे पहले ये वाला पेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Bookkeeping and accounting are two different but interconnected functions which are integral part of the business. अब बुक कीपिंग की डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सवाल आपको पेपर में आ सकता है कि बताओ बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या। बुक कीपिंग का काम क्या होता है? जस्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। जबकि अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है? आपने रिकॉर्डिंग भी करनी है, क्लासिफिकेशन भी करनी है, समरी भी बनानी है, और उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है।
तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन चैप्टर 1 जो हमें समझ आता है, सबसे पहले जो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बच्चों 4 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समरी और प्रेजेंटेशन। बच्चों बुक कीपिंग में सिर्फ 2 काम होते हैं, रिकॉर्डिंग हो सकता है और समटाइम क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है जी, और इसमें कुछ नहीं होता। तो आपसे पूछ लिया जाए बताओ अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में क्या फर्क है, ये बात समझ आ गई? ये मतलब हमने ड्यूरिंग आवर रेगुलर कोर्स में हमने कभी इस तरह की छोटी छोटी बातों को फोकस नहीं किया होता और पेपर में फिर हमें तंग करती है। दूसरी चीज, बिजनेस ट्रांजैक्शन की डिफाइन डिफाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है। A business transaction is an economic event involving a business entity and other parties and must be recorded by an accounting system. ये डेफिनेशन भी आपके पहले पेज पे लिखी है। A business transaction is an economic event involving a business entity and other parties and must be recorded by an accounting system. मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो है एक्सचेंज ऑफ आइटम्स बताती है। तो ट्रांजैक्शन से मुराद यह है कि यहां से कुछ चीजें बाहर गई हैं या बाहर से कुछ चीजें अंदर आई हैं। अगर इदारे के अंदर से ही एक कमरे से कोई चीज से मुराद यह है कि यहां से कुछ चीजें बाहर गई हैं या बाहर से कुछ चीजें अंदर आई हैं। अगर इदारे के अंदर से ही एक कमरे से कोई चीज दूसरे कमरे में जाए, इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहते। ये बात सुनाइए, इदारे के अंदर ही चीजें मूव हो रही हैं, दैट इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस से कोई चीज निकल के बाहर गई है, मतलब कस्टमर को कुछ चीजें बेची, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। या किसी सप्लायर से आपने मटेरियल उठाया है, वो भी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बैंक से कर्जा लिया है, तो क्या आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ अटैच हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं। बैंक से कर्जा लिया है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, अब ऑनर लैदा है, बिजनेस लैदा है। ऑनर की जेब में से पैसे निकल के बिजनेस में गए हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। प्लांट जल गया है, प्लांट जल गया है, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, या इंश्योरेंस कंपनी को कहा भाईजान हमारा प्लांट जल गया है, हमें पैसे दो, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए, तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहां तक की बात समझ लगी? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके इस बुक के पहले पेज पे लिखी हुई है, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना। One important classification of business transaction is capital versus revenue, which differentiate long-term impact from short-term impact of the transactions respectively. The most important classification, business transactions can be classified into capital and revenue transactions.
कैपिटल ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शन की आगे आई क्या पूछ सकता है, बताओ कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होती है? इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, और इसका क्या है जी, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। मतलब ये तीसरा सवाल आपको पेपर में आ सकता है कि बताओ बिजनेस ट्रांजैक्शन की टाइप्स कितनी है? हम कहेंगे दो टाइप्स। कौन कौन सी? एक कैपिटल ट्रांजैक्शन और एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसका बिजनेस पे इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज की है, क्या बिल्डिंग रोज रोज परचेज होती है? एक दफा बिल्डिंग परचेज की है, 40 साल बाद या 50 साल बाद दूसरी बिल्डिंग परचेज करेंगे। जब तक एलडी है ना, हमें क्या देना कि भाईजान इस बिल्डिंग में ना काम करें, ये किसी वक्त भी गिर सकती है, तब तक उस बिल्डिंग की जान नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब ये जो बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट किया है, क्या ये रोज रोज होगा? नहीं, अगली दफा उस वक्त होगा जब हम फौत हो जाएंगे और हमारी औलादे बिजनेस परचेज कर रही होंगी, बिल्डिंग परचेज कर, तो अगली दफा बिल्डिंग वो की ट्रांजेक्शन उस वक्त होगी। ये क्या है? ये है कैपिटल ट्रांजेक्शन। प्लांट परचेज कर लिया है तो क्या प्लांट रोज रोज परचेज होता है? नहीं। प्लांट परचेज कर लिया, 20 साल बाद हमारा प्लांट जो है ना वो जवाब दे देगा, उस वक्त हमें नया प्लांट लेना पड़ेगा। ये क्या है? कैपिटल ट्रांजेक्शन। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हो, उसको कैपिटल ट्रांजेक्शन कहते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट ये है, हमने जनाब प्रिंटर के पेजेस परचेज कर लिए, तो क्या वो 10 साल बाद दोबारा करेंगे? नहीं, हो सकता है हमें हफ्ते बाद दोबारा जरूरत पड़ जाए। हमने सैलरी पे करनी है, तो क्या सैलरी 5 साल बाद दोबारा देंगे? नहीं, अगले महीने दोबारा देनी। तो ये सैलरी की जो आपने पेमेंट किया है या प्रिंटर के सफों के लिए आपने जो पेमेंट की है, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? ये रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। तो अगला सवाल ये आ सकता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहला सवाल ये है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के टाइप्स बताएं, तो हम बताएंगे कैपिटल और रेवेन्यू। फिर अगला ये हो सकता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या है? तो एक दूसरे इदारे के साथ कोई लेन देन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। Financial statements are concise reports based on financial transaction over an accounting period of an entity, which reflects its financial performance and financial position. अच्छा, अब अगला पॉइंट यह बच्चों कि what are the components of financial statements? Components of financial statements बताएं। ठीक है जी। अब याद रखना बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल आपको माशाल्लाह आते हैं, कौन कौन से जरा बताएं। एक है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दूसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, चौथा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा क्या है? डिस्क्लोजर्स या नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 चीजें होती हैं। अब सवाल आपसे ये आएगा पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें एक लाइन लिखी होगी डायरेक्टर्स रिपोर्ट। पेपर में आपको सवाल आएगा, लिखा होगा डायरेक्टर रिपोर्ट। ठीक है जी। मैं आपको सवाल भी दिखा देता हूं जो आपको पेपर में आएगा। ये जी, ये पेपर में सवाल आपको आएगा, which two of the following are not part of a complete set of the financial statements। 4 चीजें लिखी होंगी, 2 ठीक होंगी, 2 गलत होंगी।
ठीक है जी। तो बच्चों याद रखना कि अगर आपको ये 5 चीजें अच्छी तरह से हिफ्ज हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट कौन से होते हैं, तो आई कब 2 चीजें ऐसी लिख के देगा जो उसका हिस्सा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट, ये नाम हमने नहीं सुना हुआ, ठीक है जी। इस तरह से पेपर में सवाल आ सकता है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट, ये हमने नाम नहीं सुने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो लिहाजा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। ये बात समझ आ गई जी? नहीं समझ आई? ये बच्चों, ये निशात की एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट 2021। ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी अपने साल खत्म होने पे लॉन्च करती है। हकीकत में ये उसकी शक्ल है। तो बच्चों याद रखिएगा, इसमें बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की इंफॉर्मेशन भी होती है, डायरेक्टर्स की प्रोफाइल होती है, वीएन एंड मिशन होता है, चेयरमैन का रिपोर्ट होती है, डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल हाईलाइट होती है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट होती है, गवर्नेंस के ऊपर कोई कंप्लायंस रिपोर्ट होती है, नोटिस होता है, इतना कुछ होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एनुअल रिपोर्ट। क्या नाम होता है? एनुअल रिपोर्ट इसको कहते हैं। और उसमें एक हिस्सा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर बच्चों क्या क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, कैश फ्लोज और नोट्स ऑफ फाइनेंशियल। बच्चों ये एक ही स्टेटमेंट होती है, इसके 2 कंपोनेंट अलग-अलग हैं तो उसमें अलग-अलग नाम है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। ये बात समझ आ गई? तो इस तरह से बच्चों ये रिपोर्ट बनती है। इस रिपोर्ट, इस पूरे डॉक्यूमेंट का नाम है एनुअल रिपोर्ट। इसका नाम क्या है? ये देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा भी होगा, ये एनुअल रिपोर्ट नजर आ गया। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, इसके सफे 247 सफे हैं इस डॉक्यूमेंट। इसमें से कुछ सफे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, मतलब कुछ सफे ऐसे हैं जिसका हमारे से ताल्लुक है, हम अकाउंटेंट है, हमारे साथ उसका ताल्लुक। कुछ सफे ऐसे हैं जिसका अकाउंटेंट से कोई लेना देना नहीं, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमें ऐसे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है जी। मतलब डायरेक्टर साहब ने अपनी कंपनी के वीएन के बारे में बातें की हैं, क्या हमें उसकी जरूरत है? नहीं। डायरेक्टर साहब ने बताया जी हमारे ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं, क्या अकाउंटेंट को इससे कोई लेना देना है? नहीं। ठीक हो गया जी। डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, किस बंदे की क्या डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है, इससे हमें कोई लेना देना है? नहीं। ठीक हो गया। हमसे जो लेना देना है बच्चों वो है 4-5 चीजें टोटल हैं जिसको हमने देखा। ठीक है जी। ये एक कंप्लीट सेट है। अल्टीमेटली जब आप सीए करने के बाद किसी फर्म का किसी भी क्लाइंट का निशात के फर्ज करें आप ऑडिट करेंगे तो बच्चों फिर उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस क्या होना चाहिए? 5 चीजें। क्या है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें 5 चीजें, बाकी जो चीजें भी आपको नजर आएंगी वो एनुअल रिपोर्ट तो है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसाइज रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड। बच्चों ये ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड की जो बात कर रहा है ना, वो इनकम स्टेटमेंट के लिए बात कर रहा है, ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड। अब आप में से जिस बच्चे ने पेपर दिया है उसको याद होगा कि पेपर में सवाल आया था कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट होती है जो फॉर द ईयर होती है या फॉर अकाउंटिंग पीरियड होती है? वो होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है बच्चों, वो फॉर अकाउंटिंग पीरियड नहीं होती। ठीक है जी। एंड रिफ्लेक्ट इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन।
ये होती है एट ए स्पेसिफिक डेट। ये सवाल भी पेपर में आना है कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन का, कौन सा कंपोनेंट होता है जो पूरे साल के लिए परफॉर्मेंस को शो करता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो स्टेटमेंट है जो पूरे साल के लिए बनती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो स्टेटमेंट है जो किसी खास डेट पे कंपनी के एसेट्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड करती है। मतलब एक दिन पहले अगर आपने डेटर से पैसे ले लिए हैं तो बैलेंस शीट डेट पे डेटर कम नजर आएंगे, पूरे साल के डेटर नजर नहीं आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। Statement of financial position has three elements, namely assets, liabilities, and equity. Statement of comprehensive income is made up from two elements, income and expenses. तो याद रखना बच्चों, इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? SOCI में दो चीजें आती हैं, नंबर वन इनकम, नंबर टू एक्सपेंसेस। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन से? एसेट्स, लाइबिलिटीज, और तीसरा क्या रही? कैपिटल। ठीक हो गया? द मेन ऑब्जेक्टिव, अब ये भी सवाल पेपर में आया बच्चों, बहुत कुछ इस पहले पेज से मिल गया आपको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स, lenders, creditors, and other users with relevant and reliable information to help them make decisions regarding the business entity. सवाल क्या आएगा बच्चों आपको? What is the main objective of financial statements? इस पेज पे लिखा हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ये बेसिक जो बच्चा अकाउंटिंग पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए फाइनेंशियल क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस। तो कहता पर्पस ये है कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर लोगों ने पैसा लगाया है, तो जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका हक बनता है। क्या हक बनता है? उनका हक बनता है कि वो जाने हमारा पैसा कहाँ लगा हुआ, हमारा जो पैसा लगा है उसे प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैंक ने आपको कर्जा दिया है तो बैंक जानना चाहता है कि आपके हालात ठीक हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आपके हालात खराब हो जाएंगे तो बैंक का पैसा भी डूब जाएगा। तो बैंक भी जानना चाहता है भाई क्या चल रहा है आपका, ठीक है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इज टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, creditors and other users with relevant and reliable information to help them make decision regarding the business entity. मतलब क्या इस कारोबार में अभी अपने पैसे रखें या ये शेयर बेच के किसी और कंपनी के शेयर में। पेप्सी कंपनी के शेयर बाय किए हुए हैं, पेप्सी कंपनी अपने प्रॉफिट शो किए हैं, बहुत कम है। कोका कोला कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो वो शेयर होल्डर क्या करेंगे? पेप्सी के शेयर बेचना शुरू कर देंगे, कोका कोला कंपनी का परचेज कर लें। कैसे पता लगा कि उसके प्रॉफिट कम है, उसका प्रॉफिट ज्यादा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होंगी तो शेयर होल्डर को पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक हो गया? इन्वेस्टर्स कौन है? शेयर होल्डर। लेंडर कौन है? बैंक। राइटर कौन है? जिनसे उधार पे मटेरियल लिया। एंड अदर यूजर्स। अब उसके बाद कुछ ऐसे यूजर भी आ जाते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है बीच में। क्यों? उससे टैक्स लेना है। ठीक हो गया? एम्प्लॉइज भी फाइनेंशियल में देखते हैं। क्यों? अगर उनको लगेगा कि यार हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना उसमें प्रॉफिट बहुत कम आए हैं, तो अगले साल ये लोग एम्प्लॉइज को फारग करेंगे। हमें अभी से चाहिए कि क्या करें, नौकरी ढूंढना शुरू करें। तो एम्प्लॉइज भी क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में, पता तो चले। The preparation and presentation of financial statement is regulated by generally accepted accounting principles in Pakistan or mainly Companies Act 2017 and International Financial Reporting Standard. अब यहाँ से बच्चों और चीज समझ आइए। छठा क्वेश्चन, what is GAAP? Generally accepted accounting principle.
और पाकिस्तान में गैप किसको कहते हैं? पाकिस्तान में बच्चों कंपनीज एक्ट 2017 को और IFRS को गैप कहते हैं। आपसे पूछा जाए बताओ पाकिस्तान में गैप क्या है, तो हम कहेंगे पाकिस्तान में गैप का मतलब है दो चीज, एक है कंपनी एक्ट 2017 और एक है IFRS। IFRS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो पाकिस्तान में गैप है क्या वही गैप इंडिया में है? नहीं, क्योंकि इंडिया का अपना कंपनीज एक्ट है, वो 2017 का नहीं। क्या जो पाकिस्तान में गैप है क्या वही बांग्लादेश में है? नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दो, कौन कौन से? कंपनीज एक्ट और IFRS। अगला पॉइंट, अगर कंपनीज एक्ट और IFRS में झगड़ा हो जाए किसी बात पे, तो किसको प्रेफर किया जाएगा? कंपनीज एक्ट को प्रेफर किया जाएगा। क्यों? IFRS बना हुआ है जर्नल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कंपनी एक्ट है स्पेसिफिक टू पाकिस्तान इश्यूज को डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल IFRS में ज़कात का कोई कंसेप्ट नहीं। IFRS क्रिश्चियंस मुल्कों में भी अप्लाई होता है, मुसलमान मुल्कों में भी अप्लाई होता है, यहूदी मुल्कों में भी अप्लाई होता है, और हिंदू मुल्कों में भी अप्लाई होता है। IFRS को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ज़कात का कंसेप्ट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो IFRS ने ज़कात के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी। तो पाकिस्तान में ज़कात का कंसेप्ट है, तो पाकिस्तान में ज़कात की डिडक्शंस की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कहाँ से मिलेगा? वो हमें कंपनी एक्ट से मिलेगा, वो IFRS से नहीं मिलेगा। तो इसलिए बच्चों पाकिस्तान में दोनों लॉ को हम देखेंगे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, निशात की रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जरा देख भी सकते हैं साथ साथ कि यहाँ पे कुछ कंपनीज एक्ट की बातें हुई पड़ी हैं, अगर आप गौर से देखें। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद लिस्टेड कंपनीज रेगुलेशंस 2019, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कंटेंट इन लिस्टेड कंपनीज, वंस अगेन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2019 के ऊपर ऑडिटर्स की रिव्यू रिपोर्ट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे आएंगे, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है? द कंपनी फॉलोज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस विद ऑल रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ये जो गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ पे लिखी होती है? तो कंपनी एक्ट में लिखी होती है, IFRS में नहीं है। तो ये रिपोर्ट तैयार होगी IFRS के हिसाब से भी तैयार होगी और कंपनी एक्ट के हिसाब से भी तैयार होगी, ठीक हो गया जी। Every business transaction has dual aspect and these aspects are recorded as debit and credit, ये तो आपको पता होगा। The double entry bookkeeping makes it possible to process large volume of transaction and maintains the accounting equation। अच्छा जी, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये डबल एंट्री अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इसका फायदा क्या है? दो फायदे हैं। पहला क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, और वो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन को मेंटेन रखेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन उसकी वजह से कभी भी इम्बैलेंस नहीं है। मतलब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं हो पाएगी। आपको एक चीज याद रहेगी, दूसरी याद नहीं रहेगी, इक्वेशन आउट हो जाएगी, पता लग जाएगा यार को गड़बड़ हो। ठीक है जी। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस बाकी हैं वो आप ये पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अकाउंटिंग की टाइप्स कितनी होती है बच्चों? एक तो ये सवाल आपको आएगा IFRS स्टैंड्स फॉर, लिख लेंगे। एक आपको सवाल आएगा बच्चों IFAC, IAS भी स्टैंड्स फॉर,
ये पता होना चाहिए। IASB वो बोर्ड है जिसका मकसद होता है स्टैंडर्ड बनाना, और IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ये बॉडी है जिसके अंदर ये बोर्ड है जिसने क्या करना होता है IFRS बनाना। ये बात समझ लगी, इनका आपको सबका पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो वो कहता है अकाउंटिंग के कितनी कैटेगरी है बच्चों? एक है फाइनेंशियल और एक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग की दो कैटेगरी है, इसमें होती है रिपोर्टिंग टू एक्सटर्नल यूजर, रिपोर्टिंग टू इंटरनल यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा ऐसा डाटा होता है पब्लिक भी कर देना, लोगों को दिखा भी देना तो कोई मसला नहीं। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डाटा ऐसा होता है ये आप लोगों को नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप पेल कंपनी का ऑडिट करने गए, आपने पेल कंपनी के CEO से कहा कि जरा हमें AC बनाने का डिजाइन जो है ना वो दिखाएं। वो आपको AC बनाने का डिजाइन नहीं दिखाएंगे, किस प्रोसेस से, किस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के थ्रू आप वो एयर कंडीशनिंग जो है वो तैयार करते हैं, उनका फ्रीजर बनाने का फार्मूला क्या है, किस तरीके से आपने उसको ओवरऑल डेवलप किया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, कैसे यूज की है, किस प्रोपोर्शन में यूज की है, ठीक है, वो नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका इंटरनल सारा डाटा है, वो आपको कभी नहीं पता। हाँ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, ये आपको पता है, ये पब्लिक को भी पता है, उसकी वेबसाइट पे फाइनेंशियल्स में पड़ी हुई है, डाउनलोड करके देख ले, ठीक है। मतलब कोका कोला कंपनी कोका कोला कैसे बनाती है ये आपको पता है। आपने सुना होगा कि दुनिया के टॉप सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है, मतलब किसी चीज को आप बना के बेच रहे हो उसकी एक रेसिपी होती है, वो रेसिपी आपको क्यों बताएं? उसी के तो पैसे हैं, वो बता दिया तो पैसे दोबारा कैसे कमाएंगे, ठीक है जी। तो वो ऑडिटर को पता नहीं होती, वो अकाउंटेंट को भी पता नहीं होती। अकाउंटेंट जो कैलकुलेट कर सकता है उस रेसिपी से आने वाला रेवेन्यू, उस रेसिपी पे आने वाला खर्चा, प्रॉफिट, बाकी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट, साल के एंड पे कितने एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कितना कैपिटल है, ये अकाउंटेंट को पता होगा। लेकिन रेवेन्यू कमाने के लिए जो फार्मूला है वो नहीं बताया जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बेसिकली ऑफिस बनाया, एक्सेल बनाया, पावर पॉइंट बनाया, वर्ड बनाया, वो बना बना के बेच रहा है, पैसे कमा रहा है। वो कैसे बनाया ये किसी ऑडिटर को नहीं पता, अकाउंटेंट को नहीं पता, लेकिन उसकी सेल से कितना रेवेन्यू आया ये पता है। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू अगले साल भी आना, उससे अगले साल भी आना, उससे अगले साल भी आना। लेकिन अगर आपको डिजाइन पता लग जाएगा तो फिर वो कंपनी का मालिक सोचेगा यार ये अकाउंटेंट किसी और को ना बता दे, क्योंकि अकाउंटेंट मेरा सका नहीं है। इसने कल को कहना सर गाड़ी दे मुझे मर्सिडीज, हमने कहना यार मर्सिडीज नहीं है, मैं तो खुद सिविक पे आता हूँ। मैंने कहा सर फिर मैं चला जाए अल्लाह हाफिज। बात समझ आ रही है? तो वो अकाउंटेंट को वो डिजाइन क्यों दे? तो वो नहीं देगा जिसकी वजह से कारोबार चले। ये पॉइंट समझ आया? तो बच्चों इसलिए अकाउंटिंग दो तरह की होती है, बात समझ आ गई है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कवर्ड इन कैफ लेवल, फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए क्या कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है। बजट बनाने हैं आपने, इसमें वेरिएंस एनालिसिस बनाने हैं आपने, ठीक है जी। प्रोसेस
कॉस्टिंग आपने इसमें करनी होती है, फिजिबिलिटी, रिपोर्ट आपने किसी चीज की बनानी होती है। ये सारे के सारी रिपोर्टें जो तैयार होती हैं ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है और ये कभी भी हम पब्लिक में इसको डिस्क्लोज नहीं करते। अगले साल क्या क्या मसले आने हैं, क्या क्या मसले नहीं आने, ये आज अगर हम अपनी आवाम को बता देंगे तो कोई हमारे शेयर परचेज करेगा? कोई शेयर परचेज नहीं। समझ आ गई बात? तो बच्चों अब अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा नाम भी है क्या? अकाउंटिंग प्रोसेस। ये भी सवाल आ सकता है। अनदर नेम ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक हो गया? अकाउंटिंग साइकिल में बच्चों क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, वो जाती है जर्नल में। कहां पे रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। जर्नल में बच्चों समटाइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनती हैं। क्या बनती हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनती हैं। और उसके बाद हो जाती हैं लेजर में। लेजर से जाती हैं वो ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद हो जाती हैं कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दोबारा अगले साल ट्रांजैक्शन दोबारा शुरू हो। ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी? अब ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, an event that has a monetary impact and needs to be recorded in the books of accounts is called transaction. A business usually has thousands of transactions in accounting period. मेन चीज बच्चों इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, हर वो चीज जिसका एक मॉनेटरी इंपैक्ट हो। अब सोच समझ के मुझे जवाब देना। आपने एक प्लांट परचेज करना था, सोचा हुआ कि यार 6 महीने बाद जब हमारा ये प्लांट जवाब दे देगा ना भाई, तो 6 महीने बाद हमने जापान से एक प्लांट इंपोर्ट करना है। अच्छा, जापान से अब प्लान किया हुआ है, आपने कॉल शॉल भी की हुई है जापान के सप्लायर को। उसने कहा ठीक है यार 6 महीने तक प्लांट तैयार हो जाएगा, टेंशन नहीं है। आपने कहा ठीक है। 4 महीने बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, वो प्लांट जो आना था वो नहीं आ सका क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड भी बंद हो गई। तो क्या इस ट्रांजैक्शन का या इस सारी सूरत हाल का हमारी अकाउंटिंग पे को मॉनेटरी इंपैक्ट है कि नहीं? बताएं। आवाज नहीं आई तो बोलो तो सही। अब इसका बिजनेस की वायबिलिटी पे इंपैक्ट है, लेकिन इसका मॉनेटरी इंपैक्ट कोई नहीं। मॉनेटरी इंपैक्ट कहते हैं जिसमें कोई कैश आए या कैश जाए। अभी फ्यूचर का सोच रहे हैं तो बच्चों फ्यूचर का सोचने पे पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन जब आप हकीकत में काम करेंगे ना, मतलब आप आज इरादा करते हैं कि यार आज तो मैंने पिज्जा खाना ही, ये सोचने पे पाबंदी तो कोई नहीं। जब आप असल में पैसे देंगे तो तब पता लगेगा वाकई आप बात के पक्के हैं कि नहीं। तो अकाउंटिंग कब रिकॉर्ड में आती है? अकाउंटिंग कब एक्शन में आती है? अकाउंटिंग सोचने पे नहीं, एक्शन में आती। कोई काम आपने किया है तो एक्शन में आती। ये बात समझ आ गई? प्लान करने में कोई मसला नहीं। अच्छा, अगला पॉइंट, एक और एग्जांपल लेते हैं।
सेल्स मैनेजर ने परचेज मैनेजर को थप्पड़ मारा, क्या इससे बिजनेस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा, या उसके गुस्से में या उससे बदला लेने के चक्करों में बिजनेस को जरूर नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या अकाउंटेंट इसकी एंट्री पास करेगा? मतलब अकाउंटेंट बैठा वो रोटी खा रहा था, उसके सामने लड़ाई होगी, अब वो भागता भागता गया, रोटी बीच में छोड़ी उसने, वो कहता लेजर लेके आओ यार मैं एंट्री पास कर, थप्पड़ डेबिट, गाल क्रेडिट, ठीक है नहीं, तो वो इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। क्यों? इसमें मॉनेटरी इंपैक्ट कोई नहीं। तो अकाउंटेंट क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ जिस ऐसी ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व हुआ है उसकी एंट्री पास कर सकता है, जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं हुए उसकी एंट्री पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अकाउंटेंट की मजबूरी है कि ऐसे कुछ ऐसे मसले भी होते हैं जिससे हो सकता है बिजनेस बंद हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल, कंपनी का एक ही बंदा था ऑनर, और वो बड़ा अक्लमंद था, बड़ा इंटेलिजेंट था, आउट स्मार्ट बंदा था, उसने दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को ना बातों बातों में साबित कर दिया कि तेनों कख नहीं आना, निकले। उसकी वजह से बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट में जा रहा था, वो फौत हो गया। अब उसका बेटा उस बिजनेस को संभालेगा, लेकिन बेटे के बारे में हर किसी को पता है कि यार इसको काम नहीं आता। अब इससे हर किसी को नजर तो आ रहा है कि बिजनेस तबाह हो जाएगा, लेकिन क्या उस ऑनर के फौत होने की एंट्री पास की जा सकती? नहीं। बेटे के बिजनेस को संभालने की एंट्री पास हो सकती है? नहीं, कोई एंट्री पास। नजर आ रहा है सबको कि बिजनेस तबाह हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई एंट्री कोई नहीं। ये पॉइंट समझ आया? बिजनेस में आप अकाउंटेंट ने एंट्री पास कब करनी है? जब कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ होगी, या तो पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, या कोई एसेट आ रहा है, कोई एसेट जा रहा है, कोई गुड्स आ रही है, कोई गुड्स जा रही है। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें मॉनेटरी इंपैक्ट है तो रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन का सिंपल कंसेप्ट समझ आ गया? तो बच्चों, अगर आप इस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखें, उसमें ये लफ्ज ना लिखें, तो दुनिया में जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कर ले, नंबर कोई नहीं मिलेगा। इस पूरी डेफिनेशन में जो मेन जान डाली है ना, वो इस वर्ड ने डाली, मॉनेटरी इंपैक्ट। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी। उसके बाद बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर कैश सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, credit sales of goods or services, receipt of cash from a customer to whom credit sales were made, cash purchase of raw material goods। अब आपको पता है बच्चों, ट्रांजैक्शन की जो बात आएगी ना, तो पेपर में इसमें से पूछा जाएगा आपसे। मैं आपको दिखाता हूँ पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा। Which of the following is a business transaction? ये देखें, सवाल इस तरह से आना है आप। Which of the following is a business transaction? Electricity bill paid of owner house, wages being paid by cash, hiring of salesmen for business, selection of better quality material for business। बताएं जी, क्या लगता है आपको? कौन सी ऐसी चीज है जिस पे अकाउंटेंट गौर करेगा? सोचें। वेजेस बीइंग पेड बाय कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑनर का, क्या अकाउंटेंट इसके ऊपर गौर करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ऑनर का मसला है भाई, उसके घर के मामलात में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अकाउंटेंट को ऑनर के घर से कोई लेना देना नहीं। आप गए हो काम करने के लिए और दफ्तर में गए हो, दफ्तर से वापस आओ, अकाउंटेंट के घर क्या लेने जा रहे हो? ऑनर अकाउंटेंट के घर जा रहा है, अकाउंटेंट ऑनर के घर जा रहा है, कारोबार कर रहे हैं ना, की कर रहे हैं? बात सुनेगी, वो फ्री हो गया आपस में, तो कल को जब ऑनर को गुस्सा चढ़ेगा तो अकाउंटेंट को फर्क भी नहीं कर सकता, यार मैं तेन कट भी नहीं सकता, तू यार है मेरा, बेड़ा करे तो मेरा कर देता, ठीक है नी? तो बच्चों, अब ऑनर ने अपने घर के पैसे से, अपने जेब में से निकाल के घर का बिल पे किया है, क्या अकाउंटेंट डेबिट क्रेडिट करेगा? नहीं करेगा। मतलब ऑनर अपने घर में बैठ के जनाब चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, उसके हाथ से कब छूट गया, टूट गया नहीं,
बताओ यार कब टूट गया, अकाउंटेंट को फोन करना पैना एंट्री पास करना। अकाउंटेंट को रात को 2 बजे फोन किया, यार मैं डिप्रेस था, मैं उठा, मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैंने चाय बना के पी ली। वो कब टूट गया यार, उसकी एंट्री तो पास करना। तेरा जी बहुत टेंशन है, मेरा भी टूटा है। ऐसे नहीं होगा। ऑनर के घर में क्या चल रहा है, अकाउंटेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जानबूझ के है कि अपने लिख के देना है कि भाई पेमेंट तो यहां पे भी हुई है, सर ने तो पढ़ाया था मॉनिटरी इंपैक्ट, तो मॉनिटरी इंपैक्ट तो यहां पे भी है। अब क्या करेंगे बच्चे? तो चूंकि अकाउंटेंट होता है बिजनेस का, अकाउंटेंट बिजनेस में काम करता है, ऑनर के घर में काम नहीं करता। ऑनर के घर में क्या चल रहा है, अकाउंटेंट को उससे कोई लेना देना। सी पॉइंट, अगर आपने बच्चों किसी 10-15 बंदों को बुलाया, आपने उसका इंटरव्यू किया, एक बंदा सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है कल से तो काम पे आ जा, क्या इसमें कोई पैसे आए या पैसे गए? कोई पैसे नहीं आए, कोई पैसे नहीं गए। मतलब एक बंदा सिलेक्ट हो गया, अगले दिन वो काम पे ना आए, तो बिजनेस का कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। बात समझ आ रही ना? इंटरव्यू हुआ, एक बंदा सिलेक्ट हो गया, मिस्टर ए सिलेक्ट हो गया, ठीक है यार आप कल से आ जाना। कल सुबह 9 बज गए, वो बंदा नहीं आया, क्यों? उसको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो वहां पे जाके काम करना शुरू करना। तो क्या कोई बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है? कुछ हुआ नहीं हुआ। अकाउंटेंट को एंट्री पास करेगा नहीं। सिलेक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी मटेरियल फॉर बिजनेस। पिछले साल आपने क्वालिटी इस्तेमाल की, चीजें बनाई हैं, इस साल आपको लगा कि यार ये वाली क्वालिटी जो है ना फारग है, अच्छी क्वालिटी का माल देखा, आपने सिलेक्ट किया है, परचेज नहीं किया। क्या किया? अभी सिलेक्ट किया है। परचेज करेंगे तो अकाउंटेंट इन्वॉल्व होगा, परचेज नहीं करेंगे तो अकाउंटेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। यहां तक की बात समझ आ गई? इस तरह का बच्चों आपको पेपर में सवाल आएगा। अच्छा, और कौन कौन सा सवाल आएगा? Which of the following is a business transaction? Electricity bill paid of owner house, hiring of salesman for business, selection of better quality material. इसके साथ आई का भी एक वर्ड चेंज कर देगा, पेमेंट टू सप्लायर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री। सप्लायर को पेमेंट किया और फैक्ट्री का बिजली का बिल पे किया। क्या इसमें बिजनेस का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई मामला तय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सप्लायर का बिजनेस का अपना बंदा है? नहीं, सप्लायर तो एक आउटसाइड एंटिटी है। वापडा क्या बिजनेस के अंदर लगा हुआ है? नहीं, वापडा एक आउटसाइड एंटिटी है। तो सप्लायर को पेमेंट किया या वापडा को पेमेंट की है, ये एक ट्रांजैक्शन है, इसमें मॉनेटरी इंपैक्ट आ रहा है। बाकी तीनों में मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ये आपको सवाल आएगा बच्चों। फिर समझ आ गया जी सवाल किस तरह से आएंगे? इस पेज में से सवाल निकाले गए हैं। देखो जरा, पेमेंट ऑफ कैश टू सप्लायर फ्रॉम हूम वी हैड परचेज ऑन क्रेडिट। क्या ये बात अभी एमसीक्यू में पढ़ी नहीं हमने? पढ़ी है। रिसीट ऑफ लोन प्रोसीड्स, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज, सैलरी की बात अभी की नहीं हमने। पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल टैक्सेस, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ड्राइंग्स, कैश और गुड्स टेकन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। अब ऑनर बच्चों घर में बैठा हुआ है, अपनी जेब में से पैसे निकाल के उसने कोई चीज परचेज की है, वो घर में ही आई है। क्या पैसे इन्वॉल्व नहीं हुए ट्रांजैक्शन में? हुए हैं, लेकिन क्या वो बिजनेस के पैसे हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं? नहीं, तो इसलिए अकाउंटेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, ऑनर जब बिजनेस के अकाउंट में से पैसे निकाल के घर लेके जाएगा तो अकाउंटेंट बीच में इन्वॉल्व होगा। क्यों? अब बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बच्चों याद रखना। अब आई क्या पूछ सकता है कि बताओ कितनी तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है? तो बच्चों एक क्लासिफिकेशन तो ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, एक तो ये हो सकती है। ट्रांजैक्शन कैन बी वेरी सिंपल लाइक बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स इन कैश। Transaction may also be complex, involving long-term and various parties. For example, selling an item through agent involving series of installments payment, including interest. अच्छा, अगर आपने एक दफा कुछ चीज बाई किया या सेल की, ये सिंपल ट्रांजैक्शन है। बच्चों आपने अगर लीज पे गाड़ी ले ली है, आपने गाड़ी लिया किस पे? लीज पे, तो आप उस गाड़ी को एक दफा तो डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट कई दफा करें। क्यों? जब जब आपने पेमेंट किस्त पे करनी है, कैश क्रेडिट करना है, तो कैश क्रेडिट एक दफा होगा? नहीं, हो सकता है 60 दफा होगा। 5 सालों की लीज थी और हर महीने पेमेंट करनी, तो 12 5 60 दफा कैश क्रेडिट होगा।
ये बात समझ आ गई। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कई डेबिट इंपैक्ट हो या कई क्रेडिट इंपैक्ट हो, उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक ही डेबिट है, एक ही क्रेडिट है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल ट्रांजैक्शन। क्लियर पॉइंट? दूसरा, वन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन। जो ऊपर वाले ट्रांजैक्शन को हम वन ऑफ ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। अगर सिंपल सेल परचेज हुई है, एक बंदा आया दुकान पे, उसने चीज मांगी, आपने प्रोवाइड कर दी, कैश पकड़ के जेब में डाल दिया, अल्लाह ना पैसे, क्या आप उससे उम्मीद लगा के बैठेंगे फ्यूचर में आएगा? बोलो तो सही। नहीं। क्या उसने उम्मीद लगाई है कि अगर फ्यूचर में भी मैं परचेज करूंगा तो इसी बंदे से लूंगा क्योंकि इसने बड़ा अच्छा बिहेव किया मेरे साथ? नहीं। तो ये क्या है? वन ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन क्या है? आपका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। किसका? किसके साथ? पैकेजेस का पेप्सी के साथ। पेप्सी कंपनी कहती है भाईजान कि मुझे ना रैपिंग मटेरियल चाहिए, जो मैंने अपनी बोतल के ऊपर लिखना है ना पेप्सी कंपनी, या मुझे बॉक्स चाहिए। तो बॉक्स मैंने क्या करना है? पेप्सी की 1.5 लीटर की बोतलें मैंने उस पर पैक करके मुल्तान पहुंचानी है। लाहौर में मैं बनाऊंगा, मुल्तान तक लेके जाना। तो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। तो बॉक्सेस पेप्सी कंपनी खुद नहीं बनाती, वो पैकेजेस बनाता है। तो पैकेजेस पेप्सी कंपनी को बॉक्सेस बना बना के दे। लेकिन क्या बॉक्सेस एक दफा बनाएगा? नहीं। पेप्सी तो कई साल चल रही है, कई सालों से चल रही है। तो पैकेजेस का भी फिर वो क्या है? वो ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन होगी। किसके साथ? पेप्सी की पैकेजेस के साथ। तो वन ऑफ ट्रांजैक्शन और ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन समझ आ गई बच्चों? ठीक हो गया जी। कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये भी अभी मैंने बताई आपको। वो ट्रांजैक्शन जिसका इंपैक्ट कई साल तक होगा बिल्डिंग परचेज के लिए, कैपिटल ट्रांजैक्शन है। और वो ट्रांजैक्शन जिसका इंपैक्ट 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, वो क्या है? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों, कैपिटल ट्रांजैक्शन में एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, इनकम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात है। बिल्डिंग परचेज की है, पैसे दिए कि नहीं दिए? बिल्डिंग परचेज की है, पैसे दिए हैं, तो ये एक्सपेंडिचर है। लेकिन सैलरी भी तो पे की है, पैसे उस वक्त भी तो दिए, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है। इन दोनों में फर्क क्या है? एक एक्सपेंडिचर आपने ऐसा किया है जिसका फायदा इसी साल में मिल जाएगा, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन एक एक्सपेंडिचर आपने ऐसा किया है जिसका फायदा अगले 40 साल तक मिलेगा, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया? इसी तरह से रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट भी हो सकता है। बच्चों, आपने गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा कि हमने अंडरपास बनाना है। गवर्नमेंट ने कहा जी अंडरपास बनाए, आपने कहा ठीक है सर पैसे दो। गवर्नमेंट ने कहा कितने पैसे? आपने कहा जी 1 बिलियन। तो ठीक है जी 1 बिलियन पकड़ ले। अब ये जो 1 बिलियन पकड़ लिया है, या क्या सारे का सारा काम 1 साल में कर लेंगे आप? नहीं, 5 साल में काम होना है। तो 1 बिलियन जो आपने इनकम पकड़ रही है, क्या ये 1 साल की इनकम है? नहीं, ये 5 साल की इनकम है। तो ये पैसे मिले तो हैं, ये आपकी रिसीट बनती तो है, लेकिन ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है, क्योंकि इस मिले हुए पैसों का फायदा अगले 5 सालों। रेवेन्यू रिसीट क्या है? कि आपने कुछ चीजें बेची हैं और पैसे पकड़ लिए हैं, वो 1 साल के अंदर ही इनकम बनती है, वो 5 सालों की इनकम नहीं बनती। अगर कोई इनकम ऐसी आप पकड़ लें जिसका फायदा अगले 4-5 साल तक होना है, तो वो कैपिटल रिसीट है। और कुछ ऐसे पैसे पकड़ लें जिसका फायदा आपको इसी साल होना है, तो वो रेवेन्यू रिसीट। पॉइंट समझ आ गया? ये कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्लियर है बच्चों? अब बच्चों, कैपिटल और रेवेन्यू में फर्क याद रखना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब इसका एक और भी एंगल है। क्या? कि अगर कोई ऐसा खर्चा आपने किया है जिसकी वजह से आपके एसेट में इंप्रूवमेंट आए, क्या आए? इंप्रूवमेंट आए, या लाइफ में इंप्रूवमेंट आए, या वैल्यू में इंप्रूवमेंट आए, ठीक है जी, या एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आए, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाए। 3 बातें याद रखनी है। आपने कोई खर्चा किया, उससे तीनों में से किसी एक में फायदा हो। नंबर 1, उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ, मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ। मतलब आपके पास एक गाड़ी है, 20 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 20 लाख रुपए की गाड़ी ली है, आज आप मार्केट में बेचेंगे तो 20 की सेल हो जाएगी। लेकिन आपने उस गाड़ी में सीएनजी किट लगवा ली है। क्या लगवा लिया?
सीएनजी किट, क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, फ्यूचर में हो सकता है लोग सीएनजी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो अपने गाड़ी में सीएनजी किट लगवा लिए, तो क्या बच्चों उसकी रीसेल वैल्यू में इजाफा होगा कि नहीं होगा? सीएनजी किट फर्ज करें आपने 1.5 लाख रुपया खर्च किया उसको, तो जब आप बेचने जाएंगे तो क्या आप उनको बताएंगे नहीं कि भाईजान ये 20 की नहीं है, इसमें सीएनजी किट भी लगवाइए? तो अब क्या हुआ, उसकी रीसेल वैल्यू में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन पहले गाड़ी में मौजूद नहीं था। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा खर्चा किया है जिससे उस गाड़ी की लाइफ में इजाफा नहीं हुआ, उस गाड़ी की एफिशिएंसी में भी इजाफा नहीं हुआ। क्या सीएनजी किट लगवाने से गाड़ी 140 की रफ्तार पे चलेगी? नहीं। तो लाइफ में इजाफा नहीं हुआ, उसकी एफिशिएंसी में भी इजाफा नहीं हुआ। किस में इजाफा हुआ? वैल्यू में इजाफा हुआ, रीसेल उसकी बढ़ गई। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, आपने गाड़ी में क्या किया, पुराना इंजन निकाला, नया इंजन लगाया। पुराना इंजन था 1000 सीसी का, नया इंजन लगवाया 1500 सीसी। तो क्या बच्चों गाड़ी की एफिशिएंसी में इजाफा होगा? यस। लेकिन क्या लाइफ में इजाफा होगा? नो। और हो सकता है वैल्यू में भी इजाफा ना हो। बात सुनिए, गाड़ी 20 लाख रुपए की, इंजन 40-50 हजार का मिल जाता, ये बात सुनेगी, इंजन के चेंज करने से गाड़ी में शायद इजाफा ना हो। ठीक है? अच्छा, और बच्चों अगला पॉइंट ये है कि आप एसेट की लाइफ को क्या कर लें। फॉर एग्जांपल, आपने बिल्डिंग परचेज की थी, बिल्डिंग में पहले जो थी ना, टाइलें नहीं लगी हुई थी, आपने टाइलें लगवा ली। टाइलें लगवाने से क्या हुआ, बिल्डिंग मजीद मजबूत होगी। ठीक है? आपने पूरी बिल्डिंग में टाइलें शाइलें लगवा ली, बेसमेंट में भी, दाएं बाएं हर जगह पर टाइलें लगवा ली, उससे बिल्डिंग की दीवारें मजबूत हो गई हैं, छतें मजबूत हो गई हैं, बेस जो उसकी थी बिल्डिंग की जो बुनियादें थी वो मजबूत हो गई, आपने मजीद गहरी बुनियादें बनाई। इससे क्या हुआ, हो सकता है उसकी बिल्डिंग की एफिशिएंसी में तो शायद कोई इजाफा ना हो। टाइलें लगाने से पहले भी इसी क्लास में उतने बच्चे बैठते थे, टाइलें लगवाने के बाद भी इस क्लास में उतने बच्चे बैठते, एफिशिएंसी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लाइफ में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक है? वैल्यू में इजाफा हो गया। मतलब अब सिंपल सी बात है, आप घर परचेज करने जाए या देखने जाए तो आप कहते हैं कि यार इनकी चिप्स पाई हुई है, तक लोग कितने पहुंच गए, तो चिप्स तक कम चलाने फिरते, उस घर की कीमत कम लगेगी, जिसमें टाइलें लगे होंगे उसकी कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका रेंट भी ज्यादा होगा। बात समझ लगी? तो समटाइम ऐसा होता है कि आप एक ऐसा इक्विपमेंट लगवा देते हो अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में या अपने प्लांट में, जिससे क्या होता है उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन उसकी लाइफ भी इंप्रूवमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने सुना है नाम कि अगर आप हाई ऑक्टेन डालेंगे अपनी गाड़ी में तो आपके इंजन की लाइफ बढ़ती है, आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। जो गाड़ी ने 10 साल बाद तबाह होना था वो 15 साल तक चल सकती है। ठीक हो गया? तो इस खर्चे से क्या होगा, आपकी गाड़ी की लाइफ अगर इंप्रूव होती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक हो गया? अब ध्यान से आपने सवाल का जवाब देना। अच्छा, एक और चीज भी होती है, आप हर महीने बाद बाइक की ट्यूनिंग कराते हो कि नहीं कराते? तो बाइक की ट्यूनिंग करवाने से क्या बाइक की एफिशिएंसी में इजाफा होता है कि नहीं? आवाज नहीं आई? नहीं इजाफा होता, ये बात याद रखिए बच्चों। बाइक अगर आपकी पहले 80 पे चलती थी ना, आहिस्ता 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 70 पे आ गई थी, आपने ट्यूनिंग करवाई तो 80 पे चली गई, तो उसमें इजाफा नहीं हुआ, वो मेंटेन हुई। नहीं बात समझा रही? या तो ये ना कि ट्यूनिंग करवाने के बाद वो 90 पे चली जाए, तो 90 पे तो नहीं जाएगी, वो अपनी कैपेसिटी जो शुरू में बाइक ली थी उस वक्त जो चल रही थी ना, वो उसको दोबारा अचीव कर लेगी। अगर आप ट्यूनिंग नहीं कराएंगे तो आहिस्ता 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 क्या होगा, उसकी स्पीड, उसकी फुल पावर भी क्या होगी, कम होती जाएगी। लेकिन ट्यूनिंग करवाने से क्या होता है, वो स्पीड मेंटेन होती है, इंक्रीज नहीं होती। तो बच्चों अगर आपने ऐसा ट्यूनिंग का खर्चा किया है जिससे उस गाड़ी की या बाइक की स्पीड मेंटेन हुई है, वो खर्चा याद रखिएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल, व्हीकल ए इंजन इज रिपेयर्ड, इंजन को रिपेयर करवाया है, ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? इंजन रिपेयर होने के बाद वही फायदा देगा जो पहले दे रहा था। पहले अगर वो 100 की स्पीड पे जाते तो क्या रिपेयर होने के बाद 120 की स्पीड पे जाएंगे? नहीं,
वो मेंटेन किया है उसने अपनी परफॉर्मेंस को। हाँ, इंजन को रिप्लेस किया है तो ये कौन सा खर्चा है? आपने पूरे का पूरा इंजन ही चेंज कर दिया, तो पुराना इंजन की कॉस्ट को माइनस करेंगे, नए इंजन की कॉस्ट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन borrowed फ्रॉम बैंक फॉर 5 years, ये पैसे आए हैं कि गए हैं? बच्चों जब पैसे आते हैं तो उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसे आपकी जेब में से निकले हैं, आपकी जेब में से पैसे निकले हैं तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आए हैं तो ये रिसीट है। ठीक हो गया? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे उसका फायदा 5 साल होगा? नहीं। इंटरेस्ट की पेमेंट आपने किया तो आप उसका फायदा आपको इसी साल होगा, अगले साल फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हाँ जी, क्या आपने कस्टमर से पैसे पकड़े हैं तो अगले 5 साल तक कस्टमर को मुफ्त चीजें देते रहेंगे? नहीं, पैसे पकड़े हैं, चीजें दे दो, इसी साल में फायदा होगा। तो ये क्या है? रेवेन्यू रिसीव। कैश पे टू एम्प्लॉय फॉर देयर वेजेस, हाँ जी, आपने एम्प्लॉयज को पैसे दिए हैं तो अगले महीने भी देने, अगले महीने भी देने, तो इसका फायदा, इसका मतलब 1 महीना हुआ। तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों ये सारी एग्जांपल देख लेंगे। आई क्या अपने इस पेज में से कोई एग्जांपल उठा के पेपर में देनी है, ये याद रखिए। और ये वो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर है जो हमने कभी खोल के नहीं देखा होता, क्योंकि कभी इस चैप्टर पे टीचर ने फोकस ही नहीं किया होता। बराए मेहरबानी याद रखेगा बच्चों, अगर आई कैप ने ये पेज के ऊपर ये वाली जो हेडिंग्स हैं हरे रंग में लिखी है ना, तो उसने को मेहनत की। बाकी किताबों में तो वो आपका कलर नजर नहीं आता, तो यहाँ पे उसको ये हरे रंग में क्यों लिखा है? कलरफुल किताब क्यों बनाई है उसने? तो उसने थोड़ी बहुत इसका मतलब मेहनत की है। तो अगर उसने मेहनत की है ना तो बच्चों वो इस किताब की इज्जत करवाना जानता है। घूम घुमा के आपको इस किताब पे आना पड़ेगा। क्यों? किताब किसने बनाई है? आई कैप ने। पेपर किसने बनाया है? आई कैप ने। चेक किसने करना है? आई कैप ने। पास किसने करना है? आई कैप ने। तो अगर वो फेल कर दे, दुनिया में ऐसा कोई बंदा है जो उसको पास करवा के दिखाए? तो अगर आई कैप ने किताब बनवाई है ना, तो आई कैप उस किताब की इज्जत करवाना जानता। ऐसा होगा तो उसके किसी सफे के किसी लाइन में से कुछ चीज निकल आएगी, वो पेपर में नजर आएगी, जो वो किसी और किताब में नजर ही नहीं आई होगी। ठीक है जी? तो ये बच्चों सबसे ज्यादा, ये 3 चैप्टरों में से एक चैप्टर है जिसको हमने कभी खोल के भी नहीं देखा। तो नॉर्मल हालात में जब हम बचपन में किताबें परचेज करके लेके आते थे ना, तो पहला चैप्टर जरूर पढ़ते थे, चाहे वो सवाल कभी पेपर में क्लास में टीचर ने पढ़ाया हो ना, ये ना पढ़ाया हो, सबसे पहले से उस किताब की खुशबू सुनते थे, ओहो क्या बात है। और फिर उसके बाद पहला चैप्टर तो जरूर पढ़ते थे। फिर जब गर्मी की छुट्टी आती थी उस वक्त भी पहला चैप्टर पढ़ते थे, और जब एंड में जाकर रिवीजन करनी होती थी तो सबसे पहले पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर 3-4 दफा पढ़ लेते थे। और ये 3 चैप्टर है जिसको हमने एक दफा भी नहीं पढ़ा, 3 दफा पेपर दे लिए। ठीक है जी? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स ऑफ एन एंटिटी टू प्रोवाइड इट्स स्टेक होल्डर विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर देयर decision making needs. The term entity is used to describe any type of organ for which we do accounting, example a business, a company, bank, charity organ वगैरह वगैरह। ठीक है जी बच्चों, याद रखना का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस हमने पढ़ लिया हुआ, याद ना? कि डिसीजन मेकिंग करनी होती है किसने? शेयर होल्डर्स ने, स्टेक होल्डर्स ने। द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट आ गया, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? ये पेपर में सवाल आ सकता है बच्चों। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ऑनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। हाँ जी बच्चों,
अब अकाउंटेंट हायर किया गया है और उसके सामने दो एंटिटीज हैं, दो शख्सियत हैं, एक है बिजनेस मतलब दुकान है और एक ऑनर खुद है। तो अकाउंटेंट ने बिजनेस को देखना है कि ऑनर को देखना है? याद रखेगा अकाउंटेंट हमेशा किसको देखेगा? बिजनेस को देखेगा। मतलब अगर ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो पैसे में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है? बताएं जरा। अगर ऑनर को देखेंगे तो लगेगा कमी हुई है क्योंकि उसकी जेब में से पैसे निकले। अगर हम किसको देखेंगे? ऑनर को, तो पैसों में कमी हुई। लेकिन अगर हम देखेंगे बिजनेस को तो पैसों में इजाफा हुआ है। तो अकाउंटेंट ने किसको देखना है? बिजनेस को देखना है। तो ऑनर शुड बी सेपरेट फ्रॉम बिजनेस अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं। अच्छा, ऑनर बिजनेस में से पैसे निकाल के घर ले गया तो बच्चों क्या ऑनर की जेब में पैसे में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है? लेकिन क्या अकाउंटेंट इजाफा रिकॉर्ड करेगा? नहीं, अकाउंटेंट ने कमी रिकॉर्ड करनी है। क्यों? क्योंकि वो किसको फोकस करके बैठा हुआ है? बिजनेस। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझ आ गया कि अकाउंटेंट ने हमेशा बिजनेस को फोकस करना होता है, ऑनर क्या कर रहा है उसको फोकस नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑनर के 3 बिजनेस और हैं, मतलब एक एमसीबी है, एक निशात है, एक होटल्स हैं, ठीक है जी, और एक जनाब उसकी समझ लीजिए पैकेजेस है फर्ज करो। अकाउंटेंट लगा हुआ है एमसीबी बैंक में, तो क्या वो निशात होटल्स के जो डाटा है उसको भी रिकॉर्ड करेगा? नहीं, उसने ऑनर को नहीं देखना, उसने किसको देखना है? अगर वो एमसीबी बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा हुआ है उसने सिर्फ एमसीबी बैंक को देखना है। ऑनर के हो सकता है 10 बिजनेस और भी, उसने ऑनर को नहीं देखना। ऑनर को देखेगा तो 10 बिजनेस का डाटा उसके सामने आ गया। तो जिस बिजनेस में उसका इंटरव्यू हुआ सिर्फ उसने उसको फोकस करना, ठीक है जी। तो जब वो रेवेन्यू निकालेगा तो रेवेन्यू बिजनेस का निकलेगा कि ऑनर का? बिजनेस का। ऑनर का रेवेन्यू हो सकता है बहुत ज्यादा हो क्योंकि ऑनर के 10 बिजनेस और हैं, तो उनमें अकाउंटेंट अलग रहता होंगे। निशात मिल्स का अकाउंटेंट कोई और होगा, होटल्स का अकाउंटेंट कोई और होगा, पैकेजेस का अकाउंटेंट कोई और होगा। यहां तक की बात समझ आ रही? अच्छा जी बच्चों, एग्जांपल्स आपने देख लेनी है सारी की सारी। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेट टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड और रिपोर्टिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के कई नाम हैं, क्या क्या पता लग जाना चाहिए आपको। फाइनेंशियल ईयर भी उसी को कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड भी उसी को कहते हैं, और रिपोर्टिंग पीरियड भी उसी को कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल में 5 होते हैं बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट ए पर्टिकुलर डेट, ये पेपर में सवाल आ चुका है, दोबारा भी आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसी खास डेट पे होती है कि पूरे साल की होती है। ये जब आपको 20 नंबर का सवाल आता है ना, उसमें एक सवाल ये भी होता है, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट है जो पूरे साल की होती है और कौन सी स्टेटमेंट है जो किसी खास दिन की होती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी इन ए पीरियड। बच्चों याद रखना, अगर पूछा जाए कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट है जो कंपनी की परफॉर्मेंस शो करती है, तो इनकम स्टेटमेंट है जो परफॉर्मेंस शो करती है। और कौन सी स्टेटमेंट है जो कंपनी का स्टेटस बताती है। स्टेटस जानना है ना कि कंपनी इस वक्त कहां पे खड़ी है, तो वो कौन सी कंपोनेंट जो बताता है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है कि इस वक्त इसके कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना कैपिटल। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और एक है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हमने अभी तक जो पढ़ी है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो FAR 1 में पढ़ेंगे या FAR 2 में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का हिस्सा फिलहाल नहीं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आता है?
ऐसे प्रॉफिट, ऐसे गेन या लॉसेस जो अनरियलाइज हो, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में वो गेन या लॉसेस आते हैं जो रियलाइज हो चुके हो। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आपकी बिल्डिंग आपने परचेज की थी 80 लाख रुपए, आपने बिल्डिंग डेबिट की, कैश क्रेडिट किया, साल के एंड पे वो बिल्डिंग होगी 1 करोड़ रुपए की, तो 20 लाख का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप तो बिल्डिंग बेची हुई नहीं, क्या कोई कैश इन्वॉल्व हुआ है बीच में? आपने मार्केट से पता करवाया कितने की बिल्डिंग है, 1 करोड़ की, कितने को परचेज की थी आपने? 80 लाख रुपए की। लेकिन बिल्डिंग तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने बेचनी कोई नहीं, बिल्डिंग तो आपके पास ही है, बेचेंगे तो फायदा होगा ना, बेचा तो आपने था ही नहीं। अब 20 लाख रुपए का जो गेन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं तो मतलब नहीं, लेकिन जो 20 लाख रुपए का गेन होगा वो अनरियलाइज गेन होगा, वो रियलाइज गेन नहीं है। अगर बेच देंगे तो 20 लाख का गेन है, वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर नहीं बेचना और फिर भी गेन रिकॉर्ड करना है तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अदर कंप्रिहेंसिव। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास गोल्ड था, आपने गोल्ड परचेज किया। जब आपने गोल्ड परचेज किया था ना, उस वक्त 1 तोला था 55,000। आपने गोल्ड को किया डेबिट, कैश को किया क्रेडिट, 55,000 पहला लगा था। आज वो 1 तोला सोना कितने का है? 1,50,000 के करीब पहुंच गया, 1.5 लाख रुपए का है। तो बच्चों 55 से 1.5 लाख तक आपको 95,000 रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन गोल्ड तो आपने बेचा नहीं, आपके पास पड़ा हुआ। तो ये कौन सा गेन है? ये अनरियलाइज गेन है, ये रियलाइज गेन नहीं है। बेच देंगे तो रियलाइज हो जाएगा, लेकिन नहीं बेचेंगे तो रियलाइज नहीं होगा। जो गेन आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल को लॉस भी हो सकता है। जो 1.5 लाख रुपए का तोला सोना हुआ है वो वापस भी आ सकता है। ठीक हो गया? तो जो अनरियलाइज गेन है तो अनरियलाइज लॉस भी हो सकता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? हम जो पढ़ते हैं वो कौन सी स्टेटमेंट होती है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमने कभी शुरू ही नहीं की, हमारे लेवल पे है ही नहीं वो। यहाँ तक की बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल में क्या क्या होते हैं बच्चों? एसेट्स को पूछ रहे जी फाइनेंशियल में क्या एलिमेंट बताएं, तो आपने ये नहीं कहना कि वो एसओसीआई, एसओएफपी वगैरह, ये नहीं है, ठीक है? नहीं, वो कंपोनेंट है, ये याद रखिएगा बच्चों। एलिमेंट्स में और कंपोनेंट्स में फर्क होता है। आपसे पूछेगा कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, वो कंपोनेंट है। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूछा जाए तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाए तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, ये एलिमेंट है। एलिमेंट और कंपोनेंट में फर्क समझ आ गया? ऐसा ना हो गया जब एलिमेंट पूछा जाए कंपोनेंट लिख के आ जाए, जब कंपोनेंट पूछे जाए तो एलिमेंट लिख के आ जाए। नहीं समझ आ रही? इक्विटी, equity is the residual interest in the asset of the entity after deducting all the liabilities. बच्चों फर्ज करो एक बैलेंस शीट आपने बनाई, उसमें एसेट हैं 100 रुपए के, कैपिटल नहीं पता, लेकिन लाइबिलिटीज हैं 40 रुपए की। मुझे बताओ, अगर आप ये बिजनेस आज परचेज करना चाहें तो इसके कितने रुपए पेमेंट करेंगे? 100 रुपया। इस बिजनेस की औकात क्या है? अगर आपसे पूछा जाए इस बिजनेस की वर्थ बताओ, इस बिजनेस की औकात 100 रुपया नहीं है, 60 रुपए। कैसे? 100 रुपए के एसेट तो हैं, लेकिन 40 रुपए की लाइबिलिटी नहीं है। तो आपको अगर ये बिजनेस परचेज करने का मौका मिले तो आप इसकी कितनी पेमेंट करेंगे? 60 रुपए पेमेंट करेंगे, 100 रुपया पेमेंट नहीं। तो वो जो 60 रुपए आपने पेमेंट की है वो किसकी जेब में जानी है? वो ऑनर की जेब में जानी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑनर को इस बिजनेस से जो पैसे मिलने हैं वो 100 रुपया नहीं है, वो कितने मिलने हैं? 60 रुपए। वो 60 रुपए कैसे निकलेंगे? एसेट में से लाइबिलिटीज को निकाल दो, जो पैसे बचते हैं वो ऑनर के, ठीक है? द रेजिडुअल इंटरेस्ट, रेजिडुअल का मतलब ये है जो बचा खुचा रह जाएगा वो ऑनर के पास है। ये बात समझ आ गई नहीं? ये बच्चों छोटी मोटी एग्जांपल्स हैं अकाउंटिंग के क्वेश्चन की, आपने कर लेनी है, शायद आपने पहले की भी हो। अच्छा, अब बच्चों इनकम, इनकम के बारे में याद रखना, इनकम 2 तरह की होती है, एक है रेवेन्यू, एक है अदर इनकम।
इनकम मेन हेड है हमारा, इनकम क्या है, मेन हेड, लेकिन उसके सब कैटेगरीज भी हैं, एक रेवेन्यू है और एक है अदर इनकम। रेवेन्यू बच्चों वो पैसे होते हैं जो हमने बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे कमाने होते। मतलब कोका कोला कंपनी का काम क्या है, कोका कोला की बोतलें बेच के पैसे कमाना। लेकिन अगर कोका कोला कंपनी कुछ पैसे पकड़ के बैंक में रखवा के उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना शुरू कर दे, तो ये क्या है, अदर इनकम है, ये उसका मेन काम नहीं है। मतलब होंडा कंपनी गाड़ियां बेचने की बजाय कर्जे देना शुरू कर दे, तो कोई होंडा कंपनी के ऊपर मतलब कह सकता है कि होंडा का काम तो पैसे का लेन देन है? नहीं। एमसीबी बैंक पैसे लेन देन की बजाय गाड़ियां देना शुरू कर दे, नहीं। कुछ बिजनेस जो होते हैं ना दुनिया में, अगर वो अपने मेन पर्पस से हट के कोई और काम करना शुरू कर दे तो तबाह हो जाता है। कुछ नहीं बल्कि सारे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे इस कॉलेज में क्या कैंटीन से समोसे खाने आए? अगर हम कॉलेज में मेन सर्विसेज प्रोवाइड ना करें, कैंटीन बहुत अच्छी बना लें और हम सबको कहेंगे बच्चों आप इतनी दूर से माशाल्लाह बरकत मार्केट आए हो, समोसे तो खाने बनते, वैसे तो मार्केट में 40 रुपए का, लेकिन हम 100 रुपए का देंगे क्योंकि ये आला नस्ल का समोसा। तो बच्चों कॉलेज में कोई बंदा समोसे खाने नहीं जाता, लेकिन अगर कैंटीन हो, खा लिए जाए, तो कैंटीन वाला जो पैसे कमा रहा है क्या वो उस कॉलेज का मेन पर्पस है? नहीं। ठीक है ना, वो क्या है, अदर सोर्स है, ये अदर इनकम है। मतलब जिस दिन छुट्टी है, बच्चों ने नहीं आना, क्या कैंटीन खुली होगी? बाजार में सारी दुकानें तो खुली है, कैंटीन क्यों बंद है? बात लगी? क्योंकि वो कंपनी का मेन ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है चीज। बुक शॉप बंद होगी संडे वाले दिन, हालांकि बाकी सारी दुकानें खुली। क्यों बंद होगी? कॉलेज बंद हो। ठीक हो गया? तो बच्चों रेवेन्यू इज द इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इनकम अराइजिंग अदर देन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज is interest received in a bank deposit and gain from disposal of non-current asset, ये अदर इनकम। यहां तक की बात समझ आ गई बच्चों? ये फॉर्मेट्स हैं, ये आपने फॉर्मेट याद रखने हैं। अकाउंटिंग टर्म, रिकॉग्निशन, कॉस्ट, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट। बच्चों याद रखना, आई कैप क्या करता है, सेल में से सेल रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करके आपसे नेट सेल की वैल्यू मांगता है फाइनल अकाउंट्स। ये बात याद है ना आपको? तो पहले पुराने वक्तों में होता यह था कि डिस्काउंट अलाउड, जितने भी टीचर थे ना वो डिस्काउंट अलाउड अलहदा से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया करते थे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। लेकिन अभी आई कैप ने क्या किया है, इस बुक में आई कैप ने कहा है कि डिस्काउंट अलाउड और सेल रिटर्न सेल में से माइनस करेंगे। ये बात पहले चैप्टर में लिखी हुई है, सारी दुनिया ढूंढती रहती है कि यार डिस्काउंट अलाउड माइनस करने वाली बात कहाँ पे है, ये पहले चैप्टर में लिखी हुई है। इसी तरह से बच्चों ट्रेड डेट्स में अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस करते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न भी माइनस होती है और डिस्काउंट रिसीव भी माइनस होता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट ये बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? याद रखना, फाइनेंशियल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की मैनेजमेंट की होती है। किसकी होती है? एक होता है कंपनी का ऑडिटर, एक होता है कंपनी की मैनेजमेंट। फाइनेंशियल में बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर अपना कमेंट देना वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी? रेगुलेशंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है बच्चों, कंपनीज के ऊपर रेगुलेशन होती हैं, ये याद रखना। देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइवेट एंड डू नॉट हैव टू बी डिस्क्लोज्ड। किसकी फाइनेंशियल बनाने की जरूरत नहीं है? सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की फाइनेंशियल बनाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में कोई बंदा उससे नहीं मांगता। क्या आप अपने महल्ले की दुकान में जाके कह सकते हैं चाचा जी को कि चाचा जी थोड़ी फाइनेंशियल में कितने तो जिंदा क्या? मैं पहले मैंने दसो फाइनेंशियल में बगैर जिंदा हो। ठीक है, अब हम आपको परेशान हो, आपके भतीजे ने सीए कर लिया, अब आपकी फाइनेंशियल में बनाया करेंगे हम, कितना आटा चोरी हो गया आपको पता चल जाया करेगा साल के अंदर। ठीक है जी? ये किसी दुकानदार की फाइनेंशियल नहीं होती, किसी पार्टनरशिप की फाइनेंशियल नहीं होती। मेन रिक्वायरमेंट किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए क्यों है? क्योंकि कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया है,
दुकान में जिस बंदे ने पैसा लगाया वही दुकान में बैठा हुआ है। पार्टनरशिप फर्म में जिन लोगों ने पैसा लगाया वही पार्टनरशिप फर्म के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो कंपनी से बाहर हैं, और जिनको पैसा मिला है और जो कंपनी चला रहे हैं वो मालिक नहीं है कंपनी। मसला यहाँ पे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बच्चों, फाइनेंशियल कंपनी आर प्रिपेयर्ड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड आर यूजुअली सब्जेक्ट टू ऑडिट. Audit is the examination of financial statements by an independent expert who expresses an opinion as to whether they are fairly presented or not. तो ऑडिट का मकसद ही होता है कि चेक किया जाए कि डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही बनाई भी है कि नहीं बनाई। क्यों? याद रखो, आपको किसी का पैसा मिले कि भाईजान ये पैसे पकड़ो को कारोबार करो, आप कारोबार करते हो, पैसा आपका नहीं है, उतनी पेन नहीं आप लेते जितनी पेन आपको लेनी चाहिए। आपके अपने पैसे होते तो आप बड़ा ध्यान से संभाल के इस्तेमाल करते। रात के 2 बजे भी आप अचानक उठ जाता कि यार वो नुकसान ना हो जाए, लेकिन चूंकि पैसा किसी और का को परवाह कोई। साल बाद उसने पूछा, हाँ भाई कारोबार कैसा चल रहा है? आप कहेंगे सर बहुत अच्छा चल रहा है, तो कोई यकीन नहीं करेगा फिर। इसलिए फिर एक और फंक्शन बीच में ऐड हुआ ऑडिट का। एक तीसरा बंदा आएगा, वो आपके काम को चेक करेगा और उस बंदे को बताएगा कि इसने काम ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि आपने तो हमेशा यही कहना है कि काम बहुत अच्छा है। ये बात समझ आ रही? ठीक है। कंपनी लॉ रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल आर फील्ड विद अ गवर्नमेंट एजेंसी वेयर दे कैन बी असेस्ड एंड रीड बाय एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक. Listed companies are even required to make their financials available on their websites. तो लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल्स में कहाँ पे अवेलेबल होती हैं? वेबसाइट पे। लेकिन हर कंपनी की फाइनेंशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होती। ये भी पूछा जा सकता है कि which of the following company have to present their financial statement on their website. तो याद रखना लिस्टेड कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, सोल पार्टनरशिप किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। गैप एंड IFRS. The accounting profession has developed a large number of regulations and code of practices. IASB का मतलब क्या होता है बच्चों? International Accounting Standard Boards. Information need of user of the financial, ये आपने क्लियर कर लेना बच्चों। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि बताओ यूजर ऑफ फाइनेंशियल में कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट, पब्लिक, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और मैनेजर्स। टोटल कितने हो गए बच्चों? दोबारा सुन लें। इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट, पब्लिक, एम्प्लॉयज, कस्टमर, मैनेजर्स। 8 बंदे हैं। अच्छा, इसमें क्या सवाल आ सकता है? बताओ इनमें से इंटरनल यूजर कौन से हैं और एक्सटर्नल यूजर कौन से हैं? हाँ जी, इंटरनल यूजर बताएं और एक्सटर्नल यूजर बताएं। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो कंपनी के अंदर रह के फाइनेंशियल को इस्तेमाल करते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो कंपनी से बाहर बैठे होते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टर कंपनी के अंदर होते हैं? नो। लेंडर कंपनी के अंदर होते हैं? नो। सप्लायर कंपनी के अंदर नहीं होते। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर नहीं है। पब्लिक कंपनी के अंदर नहीं है। एम्प्लॉइज इंटरनल यूजर हैं, और मैनेजर्स, डायरेक्टर्स इंटरनल यूजर हैं। कस्टमर कंपनी से बाहर है, पब्लिक कंपनी से बाहर है, गवर्नमेंट का पब्लिक से कंपनी से बाहर है, सप्लायर हो गया, लेंडर, इन्वेस्टर। क्लियर है जी? बाकी बच्चों डेबिट कार्ड तो आपने किया होगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि आपने ना किया हो। ये आपने इस चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यू घर जाके कर लोगे। अच्छा बच्चों, ये जो इस चैप्टर के एंड पे जो नोट है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इज रेगुलेटेड बाय वगैरह वगैरह। ये सारे नोट अपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं, इंटरनल यूजर कौन से होते हैं। ठीक है जी, ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आई के अपने इस पेज को एंड पे लिखा है ना किसी वजह से, तो जरूर इसमें से कोई ना कोई चीज टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस पहले चैप्टर को घर जाके पढ़ो। ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एरिया है पेपर का, और सबसे ज्यादा इसी चैप्टर में हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि हम जब पेपर में जाते तो हमें लगता है कि यार वो सवाल जो हमें आया था वो तो कहीं पढ़ा ही नहीं, वो इसलिए कभी पढ़ा ही नहीं है क्योंकि वो पहले चैप्टर में था, वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं।
ठीक है जी। तो इस चैप्टर की बच्चों जाके आपने समरी बनानी है एक पेज पे, मुझे आपने चेक करवानी है कि सर इसमें समरी में हमने ये बातें लिखी हैं, ये रहती हैं, चेक करना, ठीक है जी। ओके जी बच्चों, आज के इतना ही काफी, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करें। आप सबको पोर्टल मिल जाएगा, ठीक है।